प्रिया आज अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा रही थी। उसकी माँ उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई थी। ट्रेन के चलने से पहले माँ ने प्रिया का माथा चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। माँ की आंखों में ढेर सारा प्यार और अनजाना डर था। प्रिया ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसने कहा, देखो माँ, ये नौकरी हमें बहुत मुश्किल से मिली है। मैं आपको और बापू को निराश नहीं करूंगी। माँ ने कहा, शहर सपने दिखाता है, पर अपनी जड़ें मत भूलना। ऊंचा उड़ना, पर अपने संस्कार और सादगी मत छोड़ना। प्रिया ने वादा किया, माँ, मैं बदल कर आऊंगी, पर यह बदलाव मेरी तरक्की का होगा, मेरी पहचान का नहीं। मैं आपको जल्द ही गर्व महसूस कराऊंगी। गार्ड की सीटी बजी और ट्रेन आगे बढ़ने लगी। उसने खिड़की से झुककर माँ को आखिरी बार हाथ हिलाया। और अब सीन बदलता है और हम देखते हैं मुंबई की एक ऊंची, पूरी तरह से ग्लास और स्टील की बनी बिल्डिंग थी, उसका कॉर्पोरेट दफ्तर। अंदर का माहौल बिजली की तरह तेज था। बड़े बड़े अधिकारी, महंगे लैपटॉप्स पर काम करते लोग और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। ये जगह ज्ञान से कम, दिखावे और चालाकी से ज्यादा भरी थी। प्रिया दरवाजे से अंदर आई। प्रिया आज लाल सलवार सूट में आती है। ये सूट उस दफ्तर की पश्चिमी ड्रेस कोड और चमक दमक के बीच एकदम अलग था। उसकी सादगी पर कुछ लोगों की आंखें ठहर गईं। कुछ स्टाफ हंसते हैं। एक जूनियर स्टाफ धीरे से बोला, देखो, गांव से आई मॉडल। प्रिया, जो अभी तक मुंबई के रंग में रंगी नहीं थी, रोज की तरह उस दिन भी अपने सीधे सादे अंदाज में ऑफिस पहुंची। फैशनेबल कपड़ों में सजी एक स्टाफ जोर से हंसी। अरे, क्या तू अपनी माँ का सूट पहन के आ गई क्या? यह सुनकर प्रिया का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में पानी भर आया, पर उसने किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने तय किया कि वह इन बातों पर ध्यान नहीं देगी। वो अपनी सीट पर बैठकर काम शुरू कर देती है। तभी ऑफिस के दरवाजे पर एंट्री होती है माणिकराम की, जो अपने मालिक होने के रुतबे को चेहरे पर ओढ़े हुए था। उसकी आंखें पूरे ऑफिस का जायजा ले रही थीं और अचानक उसकी नजर कोने में बैठी प्रिया पर ठहरी। प्रिया की सादगी और भोलापन माणिकराम को पहली नजर में ही भा गया। उसके चेहरे पर एक चिपचिपी मुस्कान आई। उसे लगा जैसे शिकार खुद उसके सामने आ गया हो। वह तुरंत प्रिया के पास गया और उससे बड़े प्यार से बात की, मानो वह उसका पुराना शुभचिंतक हो। पूरे ऑफिस में जहां सबने प्रिया का मजाक उड़ाया था, माणिकराम ही अकेला व्यक्ति था जिसने उससे अच्छी तरह बात की। प्रिया, गांव की सीधी सादी लड़की, उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसे लगा कि वह बहुत भला और अच्छा आदमी है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दोस्त जैसे व्यवहार के पीछे माणिकराम के इरादे कितने खतरनाक थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही काम शुरू हुआ, माणिकराम ने प्रिया को अपने कैबिन में बुलाया। प्रिया खुशी खुशी उठी। उसे लगा कि शायद उसे किसी महत्वपूर्ण काम के लिए चुना गया है। वह बेखबर थी कि यह पहला कदम था जो उसे माणिकराम के गंदे जाल की ओर खींच रहा था। कैबिन में घुसते ही प्रिया ने देखा कि माणिकराम अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिपचिपी मुस्कान है। आओ प्रिया, बैठो, माणिकराम ने अत्यधिक स्नेह और उत्साह से कहा, मानो वह सिर्फ मालिक नहीं बल्कि कोई पुराना दोस्त हो। प्रिया ने किनारे की कुर्सी पर संकोच से बैठते हुए कहा, जी सर। देखो प्रिया, माणिकराम ने अपनी बात शुरू की। उसकी आंखें काम की बात से ज्यादा प्रिया के चेहरे और सादे पहनावे पर टिकी हुई थीं। तुम गांव से आई हो, बहुत ईमानदार और मेहनती लगती हो। मैंने तुम्हें सबसे जरूरी और गोपनीय काम सौंपने का फैसला किया है। प्रिया की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि उसकी मेहनत और काबिलियत को तुरंत पहचान मिल गई है। धन्यवाद सर, मैं पूरी लगन से काम करूंगी। मुझे पता था, माणिकराम ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, लेकिन देखो, ये काम बहुत ज्यादा है और तुम्हें देर तक रुकना पड़ सकता है। हो सकता है कि तुम्हें रात के 8 या 9 बजे तक भी बैठना पड़े। प्रिया के माथे पर हल्की सी शिकन आई। जी सर, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि मुंबई में देर रात अकेले बाहर रहना ठीक नहीं। माणिकराम तुरंत बोलता है, अकेले कहां, मैं भी तो रहूंगा ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। जब तुम देर तक रुकोगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करने की व्यवस्था करूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, पिता समान हूं। वैसे भी 1-2 दिन की बात नहीं है, यह तो रोज का काम होगा। यह सुनकर प्रिया को थोड़ा अजीब लगा, पर साथ ही यह भी लगा कि मालिक कितना ख्याल रखने वाला है। वह सोचती रही, शायद शहर में काम ऐसे ही होता है। माणिकराम सर बाकी लोगों से अलग और अच्छे हैं। माणिकराम ने बात बदली। अच्छा, यह सब छोड़ो,
तुम्हें ऑफिस में बाकी लोगों से थोड़ी खुलकर बात करनी चाहिए। और हां, कल से वो क्या कहते हैं, दुपट्टा और सलवार कमीज पहनकर मत आना। देखो, ये एक कॉरपोरेट ऑफिस है, यहां थोड़ा मॉडर्न दिखना पड़ता है। बाजार जाकर अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ले लो। पैसे की चिंता मत करना, मैं तुम्हें एडवांस दिलवा दूंगा। प्रिया को यह बात पसंद नहीं आई। उसे लगा जैसे माणिकराम उसके सादेपन को बदलना चाहता है। उसने हल्के विरोध के स्वर में कहा, सर, मुझे इन कपड़ों में आराम महसूस होता है। मेरा ध्यान काम पर ज्यादा रहता है। माणिकराम इस बार थोड़ा सख्त हो गया। देखो प्रिया, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। बॉस कौन है? मैं। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम्हें यहां मुश्किल हो सकती है। ड्रेस कोड का ध्यान रखना जरूरी है। उसकी आवाज में छिपी धमकी ने प्रिया को डरा दिया। प्रिया चुप हो गई। वह समझ गई कि मुंबई की नौकरी की कीमत उसे सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझौतों से चुकानी पड़ेगी। वह मन में सोचती रही, शायद यह मेरे गांव की सोच है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। मुझे शहर के हिसाब से बदलना पड़ेगा। ठीक है सर, प्रिया ने दबे स्वर में कहा। यही तो बात है। माणिकराम एक बार फिर खुशी से उछल पड़ा। आज शाम को रुकना, हम दोनों मिलकर पहले जरूरी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। प्रिया जी सर कहकर कैबिन से बाहर निकल आई। उसके दिल की धड़कन तेज थी। एक तरफ नौकरी पाने की खुशी थी तो दूसरी तरफ अपरिचित शहर और माणिकराम के अजीब व्यवहार से घबराहट। उसे अभी भी भरोसा था कि माणिकराम अच्छा इंसान है, पर उसका मन कहीं न कहीं उसे चेतावनी दे रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। समय बीतता है। एक दिन माणिकराम फिर प्रिया को अपने कैबिन में बुलाता है और उसकी तरफ ड्रिंक बढ़ाते हुए पूछता है, प्रिया, क्या तुम आज मेरे साथ ड्रिंक करोगी? प्रिया, जो बहुत ही शरीफ लड़की थी, तुरंत मना कर देती है। माणिकराम का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। प्रिया उसे एक जरूरी काम की फाइल देती है, लेकिन माणिकराम का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वह उस फाइल को फाड़ देता है। उस पर चिल्लाता है, बिल्कुल काम नहीं किया है तुमने। प्रिया हैरान होकर बोलती है, सर, आपने तो बिना देखे फाइल फाड़ दी। वह गुर्राता है, मुझे तुम्हारी फाइल देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो और यह काम दोबारा करके आना। अगले दिन प्रिया फिर से वही फाइल बनाकर लाती है। इस बार माणिकराम फिर से उसकी तरफ ड्रिंक बढ़ाता है। प्रिया का धैर्य जवाब दे जाता है। वह गुस्से से बोलती है, यह कैसा ऑफिस है सर? माणिकराम अब अपनी असलियत पर उतर आता है। वह प्रिया का गला पकड़ लेता है और दबी हुई आवाज में धमकी देता है, चुपचाप यह पी ले। सुन, तुमसे पहले यहां दिव्या नाम की लड़की काम करती थी। वह भी तुम्हारे जैसे बहुत नाटक करती थी। मैंने उसे भी उसकी औकात दिखा दी थी। मैंने न सिर्फ उसे ऑफिस से निकाला बल्कि उस पर कंपनी के साथ फ्रॉड का इल्जाम भी लगा दिया। आज भी वह कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगा रही है। तुम भी वैसी ही हो। मैं तुम्हें भी तुम्हारी औकात जरूर दिखाऊंगा। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माणिकराम यह देखकर हंसता है और उसका गला छोड़ देता है। मेरे ऑफिस से निकल जाओ। और सुन, उसने आखिरी बार धमकी दी, आज 5 बजे मेरे फार्म हाउस आ जाना, वरना तुम्हारा भी दिव्या जैसा ही हाल करूंगा। शाम के 5 बजते हैं। प्रिया अपने घर में बहुत ही सोच विचार करती है। डर, गुस्सा और न्याय की भावना उसके मन में एक युद्ध लड़ रहे थे। अंत में प्रिया अपने कपड़े पहनकर माणिकराम के फार्म हाउस चली जाती है। माणिकराम उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसके दिमाग में लड्डू फूट रहे होते हैं। आखिरकार प्रिया यहां आ ही गई। उसके चेहरे पर एक घिनौनी और विजय की मुस्कान तैर जाती है। माणिकराम आगे बढ़ता है और वासना से भरी दबी आवाज में कहता है, आज तो मैं तुझे ऐसा प्यार करूंगा कि तेरे को इस दुनिया में ऐसा प्यार कोई नहीं किया होगा। जैसे ही वह प्रिया की तरफ अपना गंदा हाथ बढ़ाता है, प्रिया बिजली की तेजी से आगे बढ़ती है और जोर से उसे थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज उस शांत फार्म हाउस में गूंज उठती है। माणिकराम हक्का बक्का रह जाता है। उसका मुंह गुस्से से और अपमान से विकृत हो जाता है। वह गरजता है, तुम 2 कौड़ी की गांव की लड़की, तेरी यह हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा? तुझे अपनी औकात का अंदाजा भी है? तभी प्रिया के चेहरे से डर का नकाब पूरी तरह हट जाता है। उसकी आंखें, जो अब तक सहमी हुई लग रही थीं, उनमें अचानक एक तेज आत्मविश्वास झलकने लगता है। उसके पूरे हाव भाव बदल जाते हैं। वह अब एक बेबस लड़की नहीं बल्कि एक चट्टान की तरह मजबूत दिखती है।
प्रिया एक गहरी सांस लेती है और वह कहती है, मैं कोई गांव की लड़की प्रिया नहीं हूं, मैं इस शहर की आईपीएस ऑफिसर कोमल भारतीय हूं। यह सुनकर माणिक राम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खुशी और घमंड की जगह उसके चेहरे पर भय और दहशत छा जाती है। वह 2 कदम पीछे हटता है, कांपते हुए अपने गाल को सहलाता है। आईपीएस कोमल भारती एक कदम आगे बढ़ाती है। उसकी आवाज में अब न्याय की धमक है। वह आगे बोलती है, तुम्हारी जिस दिव्या पर तुमने जुल्म किया था उसका केस मैं ही देख रही थी। मुझे उसकी बातों पर यकीन था, लेकिन मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसलिए मैंने यह नाटक किया कि मैं गांव की लड़की प्रिया बनकर इस ऑफिस में आती हूं। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, अपनी सारी घिनौनी हरकतें, यह सब रिकॉर्ड हो चुका है। तुम मुझे अकेला पाकर जिस प्यार की बात कर रहे थे, उस हर एक शब्द को मैंने तुम्हारे खिलाफ सबूत बना लिया है। उसकी आवाज गूंजती है। और सुन ले, लड़की चाहे गांव की हो या शहर की, तुम्हारे जैसे घिनौने लोगों को सबक कोई भी सिखा सकता है। तुम जैसे शहर के लोग जो थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, वो हर किसी को लाचार या बेबस समझते हैं, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। इतना कहकर आईपीएस कोमल भारती अपने जेब से चमकती हुई हथकड़ी निकालती है और जोर से माणिक राम के हाथ में डाल देती है। कोमल भारती उसे जबरदस्ती खींचती है। बाहर 2 पुलिस कांस्टेबल वर्दी में तैयार खड़े थे। वह माणिक राम की आंखों में देखती है और अंतिम बार कहती है, अब लगाओ कोर्ट कचहरी के चक्कर, यह तुम्हारी औकात है। तो अब आप बताइए कि आईपीएस कोमल भारती ने जो माणिक राम के साथ किया वह सही किया या गलत? क्या एक अधिकारी को सबूत जुटाने के लिए इस तरह का जोखिम लेना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आप भी ऐसी साहसी और न्यायपूर्ण वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।